सलाम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं फिर हाज़िर हो गया हूँ। और आज जो हमारा मौजू है कि जिस पर हमने बात करनी है, कदरे थोड़ा मुश्किल मौजू है। लेकिन कोशिश कोशिश करेंगे कि उसके अंदर हम जो मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम जो उसको तक देखेंगे वो ज़्यादातर हम फिलोसॉफिकल देखेंगे। ठीक है। तो उस हवाले से आज हमने जो बात करनी है वो रसल्स पैराडॉक्स है, मशहूर ज़माना। और रसल पैराडॉक्स को अगर आप आम जुबान में कहें तो वो बार्बर पैराडॉक्स जो है वो भी है। इसके अलावा हम जो गोडेल जो कि बहुत मशहूर प्लेटोनिस्ट है 20वीं सदी का और मैथमेटिशियन है, तो उसके जो पहले तो हम देखेंगे उसका कंप्लीटनेस थ्योरम क्या है, और उसको भी हम थोड़ा सा मुख्तसर देखेंगे कि उसका जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। और उसके बाद हम फिर इनकम्प्लीटनेस थ्योरम देखेंगे कि जो दो हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जो गोडेल का इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है, ख़ास तौर पे उसके दो थ्योरम है ना। एक थ्योरम तो ये है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अपने ही सिस्टम के अंदर प्रूव नहीं हो सकती। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई फॉर्मल सिस्टम अपनी स्टेटमेंट को अपने सिस्टम के अंदर ही प्रूव कर ले, तो वो जो सिस्टम है वो अपनी बुनियाद नहीं रख सकेगा। यानी इसको अगर हम फिर से कहें कि जो पहला गुडेल का जो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है वो ये बात करता है कि मिसाल के तौर पे एक पी ए सिस्टम है, यानी पियानो अरिथमेटिक एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर हम एक स्टेटमेंट को फॉर्म करते हैं जिसे हम नाम देते हैं जी। ठीक है जी। तो पहला इनकम्प्लीटनेस थ्योरम ये कहता है कि वो जो जी है, और हम कहते हैं कि जी प्रूवेबल नहीं है पीए के अंदर। ठीक है। तो अगर पी ए इसको साबित कर देता है फिर भी कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन पहले हम कहते हैं कि अगर साबित नहीं करेगा तो फिर तो सारी बातें कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर जी प्रूवेबल नहीं है पी ए फॉर्मल सिस्टम के अंदर, तो पी ए फॉर्मल सिस्टम इस बात को साबित ही नहीं कर सकता कि जी उसके अंदर प्रूवेबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और दूसरी बात फिर ये होगी कि अगर पी इसको प्रूव कर भी देता है ना कि पी ए की जो इंटरनल जो सिमेंटिक्स हैं वो स्टेटमेंट जी को प्रूव नहीं कर सकती कि जो हमारा असल बयानिया है, तो इस हवाले से भी फिर गोडेल का दूसरा इनकम्प्लीटनेस थ्योरम आ जाता है कि पी ए को ये साबित करने के लिए बाहर से मवाद लेना पड़ेगा, यानी इंटरनली वो अपने स्ट्रक्चर से इस बात को साबित नहीं कर सकता। तो मेरा मानना यह है कि जो खास तौर पे ये गोडेल का जो दूसरा इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है और रसल का जो पैराडॉक्स है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। यानी इनमें आइडेंटिटी या सेम तो नहीं है, लेकिन ये सिमिलर हैं क्योंकि दोनों ही दरअसल सिस्टम की सेल्फ रिफरेंशियल एक्टिविटी की नफी कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि रसल डायरेक्टली इसको अप्रोच करता है, लेकिन जो गुडेल है वो पहले एक स्टेटमेंट लेके आता है कि जी प्रूवेबल नहीं है किसी भी खास फॉर्मल सिस्टम के अंदर, यानी वो पियानो अरिथमेटिक की बात करता है। ठीक है। तो हम चलें इसको देखेंगे। बाकी इसके मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको, क्योंकि मैं सिर्फ 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो शायद इसका दूसरा पार्ट भी है। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक और सेट थ्योरी इनमें क्या फ़र्क है, ये किस किस किन किन चीज़ों के ना, बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं कि सेट थ्योरी और मैथमेटिकल लॉजिक एक ही है। बाकी ये कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, और इनकी फॉर्मेशन जो है वो 20वीं सदी में ही क्यों हुई। क्योंकि आपको पता है कि जो रैशनल नंबर्स की डेवलपमेंट हुई वो दरअसल डिस्क्रीट नंबर्स और कंटिन्यूस नंबर्स के दरमियान जो तजाद पैदा हुआ था और इरेशनल नंबर, उसकी वजह से ये डेवलप हुए थे। कि मिसाल के तौर पे डिस्क्रीट क्वांटिटीज आप लेना कि 1 2 3 4, यानी एक पॉइंट्स की शक्ल में आप किसी प्लेन में या किसी भी पेज के ऊपर लिख दें, तो वो तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं कि आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को इन कंटिन्यूस मोशन लिख देना एक लाइन के ऊपर, यानी ये 0 है ये 1 है। ठीक है। अब ये जो एक प्लेन है जिसके अंदर कंटिन्यूटी चलती आ रही है, मैं इसको यूं कर देता हूँ, यानी उसको मैं ऊपर उठा देता हूँ उस प्लेन को, और फिर से जब मैं उसको नीचे रखूंगा तो वो उसकी जो मेजरमेंट है वो कंटिन्यूअस प्लेन के अंदर एग्जैक्ट नहीं होगी, बल्कि वो जो 1 हमने उठाया था ना कि ये 0 है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 1 है, जब मैं इसको उठा के यूं कर देता हूँ, ये हमारा एक्सेस बन गया ना, एक हमारा बन गया। ठीक है। लेकिन जब मैं इसको फिर से दोबारा इसको मैं अपने काम में इससे ले लिया, इसको फिर से जब मैं अपने कंटिन्यूस प्लेन के अंदर रखता हूँ, तो वो एग्जैक्ट नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसमें डेविएशन पैदा हो जाएगी, यानी 1.12 या 1.15। ठीक है। तो इसी वजह से फिर हमारे रैशनल नंबर्स आए, हमारी पी डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म्स आई। तो मतलब कि उस वक्त हमने फिर क्यों नहीं इस वादे से सोचा कि हमें अब इसको प्रूव करना चाहिए चीज़ों के, उसी वक्त जो है ना मैथमेटिक्स के अंदर जो
फिलोसॉफिकल इंक्वायरी हमें करनी चाहिए, क्योंकि फिलोसफी के भी दो काम है ना। एक काम तो फिलोसफी का ये है कि मुख्तलिफ मैनीफोल्ड्स हैं, ठीक है, आपने उन मैनीफोल्ड्स को आपस में, उनके दरमियान राब्ता करवाना है, उनका आपस में एक तरीके का मीनिंगफुलनेस पैदा करनी है आपस में, ठीक है, उन मुख्तलिफ मैनीफोल्ड्स के सामने। मिसाल के तौर पे, अच्छा चलिए मैं बात करता हूँ कि फिलोसफी के कौन से काम हैं। लेकिन सबसे पहले वो लोग कि जो इस वीडियो को देखने के बाद असल में इन मौज़ूआत को देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि वो लोग जो फिलोसफी को पढ़ते हैं, जो कि संजीदा कारहीन है, उनको इस तरफ आना चाहिए। तो उस वाले से दो तीन किताबें हैं कि जो मेरी नज़र से गुजरी के बहुत अहम किताबें हैं। पहली किताब तो ये है, आपकी बुचेंस्की की है, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मल लॉजिक, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लें कि एक तरीके का ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है। ये तकरीबन कोई पिछली सदी का काम है बुचिंस्की का, तो थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि जर्मन जर्मन लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड है ये वर्क, लेकिन बहुत काम की किताब है। और दूसरी किताब ये है कि ये दूसरी किताब है थॉमस नील और मार्था नील की, द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक। और ये उससे भी ज़्यादा ज़ख़ीम किताब है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं कि जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। और ये भी पिछली सदी की किताब है, ठीक है, बहुत अहम बुक है। और इसके अलावा मतलब कि अभी जो मैथमेटिकल लॉजिक के वाले से बात बयान करेंगे ना, हालांकि इन दोनों किताबों के अंदर भी वो इरा डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से फ्रीगे ने प्रेडिकेट कैलकुलस को लेके आया और क्या क्या वजूहात बनी, लिबनीज की क्या कंट्रीब्यूशन है, बूल की क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप मतलब कि 1870 से लेके 1940-50 तक की इवेंट्स को देखना चाहते हैं ना, कि जब सेट थ्योरी कैंटार लेके आया, अभी हम उसे देखेंगे भी, बाकी हिल्बर्ट की फॉर्मलिज्म कैसे आई, तो उसके लिए ये एक वर्क है। और ये उनके लिए है कि जो पहले वो दो किताबें पढ़ लेंगे इसके अंदर, और जिन्हें थोड़ी बहुत सेट थ्योरी और जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है और सेकंड ऑर्डर लॉजिक की जो क्वांटिफायर्स हैं और कनेक्टर्स हैं उनका पता है, क्योंकि इसके अंदर ये एक किस्म का, आप समझ लें, आर्काइवल वर्क है, ठीक है। ये बहुत ही उम्दा काम किया है। क्या नाम है इसका, होता है ग्रेंटन का, ठीक है, आयोनेस ग्रेंटन। तो ये किताब देख सकते हैं, बहुत ही ये संजीदा कारहीन के लिए। ये मैं खुद भी पूरी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये मतलब कि इसकी जो बिब्लियोग्राफी है वो ही तकरीबन कोई 30-40 सफ़ात की है, ठीक है। तो बहुत अहम है। बाकी अगर आपने सेट थ्योरी देखनी है तो सेट थ्योरी के ऊपर जो, क्योंकि सेट थ्योरी की भी दो एग्जाम है, एक नाइव सेट थ्योरी है और एक एक्सोमेटिक। तो अगर आप इन किताबों को समझना चाहते हैं कि इन किताबों को आप आराम से समझ लें, तो ये किताब है नाइफ सेट थ्योरी, पॉल आर हेलमस की। और ये पढ़ाई जाती है अंडर ग्रेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो ये 100-150 सफ़े की किताब है। इसके अंदर आपको जो इब्तदाई 5 से 6 सेट थ्योरी के एक्सियम्स हैं ना, एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, एक्सियम ऑफ पेयरिंग हो गया, और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, कार्डिनल्स क्या होते हैं, तो वो आप इसको देखेंगे तो पता लग जाएगा। खैर, हम अब अपना वीडियो शेयर करते हैं ताकि मज़ीद बात हो। और इसके मुझे लगता है दूसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा अभी हमें तमाम चीज़ों को समेटना। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ओके, सही हो गया। ओके, चलिए जी। ओके, तो आज मैंने जैसे बता दिया, हमने रसल पैराडॉक्स को देखना है, गोडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम को देखना है, गुडेल के जो कंप्लीटनेस थ्योरम है उनको देखना है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स को देखना है, और फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स पे बात करनी है। तो सबसे पहले हम ना ये देख लेते हैं कि कोई भी मतलब कि फिलोसफी एज अ होल जो है ना, उसके दो 5-6 आप उसके निकाल सकते हैं कि उसका असल क्या काम है फिलोसफी का। लेकिन मेरे नज़दीक जो है, जो हमारा भी पेश नज़र है कि हम उसको देखें, वो दो काम है फिलोसफी के, कि जो उसने उसको करने चाहिए या जो उसका असल काम है। और हमें ये जो मैथमेटिक्स की जो बुनियादें रखी जा रही थी तब भी हमें पता लगा, और हम जब इसको देख लेंगे ना कि फिलोसफी के क्या काम है, तो हमें ये भी पता लगेगा कि भाई जो फिलोसफी है वो उसका बहुत अहम किरदार है, ठीक है। फिलोसफी का आजकल कोई उस पर बात नहीं करता, हार्ड साइंसेस पे बात होती है। तो फलसफे की जो असल माहियत है वो तभी हम पे आश्कार होगी कि जब हम उसको देखेंगे कि उसकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो पहली इसकी साख तो ये है कि मुख्तलिफ हमारे पास मैनीफोल्ड्स हैं, इनको आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हमारे पास एंटिटीज हैं। अब ये बिल्कुल जो एंटिटीज है ना, ये आपस में कटी हुई हैं, बिल्कुल डिस्क्रीट एंटिटीज हैं।
अब इनके आपस में अगर हमने ताल्लुक बनाना है तो हमें एक इनके साथ कॉन्टेक्स्ट इनके साथ लगाना होगा, इनको एक खास पर्सपेक्टिव देना होगा, और पर्सपेक्टिव कॉन्टेक्स्ट और एक खास बैकग्राउंड के साथ इनको हमने नथी करना होगा। यानी इनको हमें एक तरीके से मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसको जब हमने मीनिंगफुल बनाना है, और इसको हमने सिर्फ मीनिंगफुल नहीं बनाना बल्कि इन तमाम की हमने कुल्ली साख्त को मुतय्यन करना है। तो उसके लिए लाजिम है कि हम ये काम सिर्फ फिलोसफी ही सर अंजाम दे सकती है, क्योंकि और कोई मजबूरी नहीं है। क्योंकि फिलोसफी जो है वो तबियात हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, तमाम मौज़ूआत पर बहस कर सकती है, और उसका बहस की जो माहियत होती है वो एक ही नतीजे पर होती है कि हम रिलेशंस को फाइंड कर सकें। चलो, रिलेशंस को तो हमने फाइंड कर लिया ना, रिलेशंस को तो फाइंड आपकी फिजिक्स भी करती है कुछ हद तक, लेकिन उनको जो डिफाइन करना है, इस हवाले से हार्ड साइंसेज काम नहीं कर सकती। अगर करती भी हैं तो कुछ खास हद तक करती हैं, अपने ही डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए करती हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी वर्क नहीं कर सकती। अगर वो करती भी हैं तो चूंकि वो, अगर इंटरडिसिप्लिनरी वर्क कर रही, मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट ए है और एक सब्जेक्ट बी है, अब सब्जेक्ट बी के अंदर हमें कुछ कुछ ना कुछ हमें मतलब कि मसाइल दरपेश आ गए हैं, तो साइंस ये तो कर सकती है कि सब्जेक्ट ए के चंद एक जो दरियाफ्तें हैं उनको ले, और उनको सब्जेक्ट बी के जो एक्सियम्स हैं या जो रूल्स हैं उनके तहत लाकर सब्जेक्ट बी के अंदर ले आए। यानी मिसाल के तौर पे ये सब्जेक्ट ए है, ये सब्जेक्ट बी है, ठीक है। सब्जेक्ट बी अपने ही सब्जेक्ट मैटर के अंदर ड्रिल डाउन हुई, लेकिन उसको यहाँ पर आके चंद एक मसाइल का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब सब्जेक्ट बी को हम सब्जेक्ट बी क्यों कह रहे हैं और सब्जेक्ट ए को हम सब्जेक्ट ए क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट बी के अपने चंद एक रूल्स हैं और एक्सियम्स हैं कि जिनके तहत सब्जेक्ट बी अपने सब्जेक्ट मैटर पर मुतहक्कक होती है। ठीक है, अब सब्जेक्ट बी ने अपने रूल्स, अपने इन्फ्रेंसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर मुतहक्कक हुई और फिर ड्रिल डाउन हुई। लेकिन एक ख़ास सतह पर आकर सब्जेक्ट बी को पता लगा कि मेरे पास अपने में एक्सियम्स की मदद से इन मसाइल का हल नहीं दे सकती। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो सब्जेक्ट ए के पास आता है, सब्जेक्ट बी। ठीक है, क्योंकि जारी बात है सब्जेक्ट ए भी अपने सब्जेक्ट मैटर की तरफ मुतहक्कक हुआ अपने ख़ास रूल्स की मदद से, तो वो भी ड्रिल डाउन हुआ, और यहाँ पर उसको चंद एक दरियाफ्त मिली, फिर ड्रिल डाउन हुआ, यहाँ वो फिर मजीद अपना काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट बी कहता है कि मुझे ये मसाइल दरपेश आ गए हैं, सब्जेक्ट ए मुझे तुम कुछ मवाद दो ताकि मैं अपने मसाइल को हल कर सकूं। तो सब्जेक्ट ए क्या करेगा कि सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी को चंद एक मवाद देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो कहेगा कि सब्जेक्ट भी तुम्हें, तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें भी मसला हो सकता है, या उससे भी प्राइमरी मसला हो सकता है कि जो तुमने रूल्स और एक्सियम्स बनाए हैं अपने सब्जेक्ट की, अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, या जो तुम्हारी रिसर्च मेथडोलॉजी है वो शायद तुम्हें मौजूदा जो तुम्हारे मसाइल हैं उनके हल पेश करने के हवाले से जो है वो एक तरीके का तुम रुकावट बन गई है। लेकिन मेरा जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस है वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तो ये लो मैं तुम्हें मवाद दे रहा हूँ। तो अब आपको क्या लगता है कि सब्जेक्ट ए से जो सब्जेक्ट बी ने मवाद लिया है वो क्या उसको ऐसे का ऐसे ही अपने सब्जेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर लेगा? नहीं, सब्जेक्ट ए क्या करेगा कि वो जो इसने मवाद लिया है ना, यहाँ पे मवाद मैं लिख देता हूँ, मवाद लिया है, सब्जेक्ट बी अपने सब्जेक्ट मैटर के साथ इस मवाद को पहले तो नथी करेगा। ठीक है, नथी करने के बाद जो उसके रूल्स और इन्फ्लुएंसेस हैं या जो एक्सियम्स हैं उनके तहत इसको अकलाएगा, एक अलग मारूफ मुश्किल करेगा, और उसके अंदर मुख्तलिफ एंटिटीज होंगी, उन तमाम एंटिटीज को वो भी लेके नहीं आएगा। वो उन्हीं एंटिटीज को इसमें दाखिल करेगा कि जिसकी मदद से उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यहाँ पर अब हम कैपिटलिज्म की जो है वो उसका रद्द भी पेश कर सकते हैं कि जो एक कंज्यूमर सोसाइटी है, तो ये तमाम का तमाम जो मैंने मैप खींचा ना, सिर्फ जो हार्ड साइंसेज हैं वो इस हद तक काम करती हैं। लेकिन इससे अगर आपने मेटा लेवल पर काम करना है ना, तो वो फिलोसफी ही है जो काम करती है। तो ये एक, अब यहीं पर ही 10-15 मिनट लग गए हमारे, लेकिन ये एक फिलोसफी का काम है। ठीक है, दूसरा जो फिलोसफी का काम है वो ये है कि मिसाल के तौर पे, यानी ये एक फिलोसफी का काम है, दूसरा फिलॉसफी का काम ये हो सकता है कि
ये तो हमने पूरे का पूरा डेवलप कर लिया कि जी हमने रिलेशन कायम कर लिया, हमने उनका उनके हमने डिफाइन भी कर दिया, और एक मेटा थ्योरेटिकल वे के अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया। लेकिन भाई हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे एक्सियम्स और हमारा सब्जेक्ट मैटर वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड है? यानी जो प्रूफ है मुख्तलिफ चीज़ों का ना, मिसाल के तौर पे फिजिक्स अपना काम सर अंजाम दे रही है, ठीक है, और 20वीं सदी से पहले जो है वो मैथमेटिक्स भी अपना काम सर अंजाम दे रही थी, ठीक है। मैक्सवेल था, ठीक है, इसके अलावा न्यूटन कैलकुलस लेके आया उस वक्त, यानी कैलकुलेशन की हद तक जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो तो अपना काम सर अंजाम दे रही थी। लेकिन फिर मैथमेटिक्स को लॉजिशियंस की तरफ या फिलोसफर्स की तरफ क्यों आना पड़ा? वो इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो जो दरियाफ्तें हमने की हैं, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो दरियाफ्तें जो है वो, मतलब कि प्रूफ बेस्ड दरियाफ्तें हमें लानी पड़ेंगी ना। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि कैलकुलस है, कैलकुलस को जो है वो दरियाफ्त कर लिया आपके लिबनिज ने और न्यूटन ने। लेकिन जो जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं या अजीबोगरीब कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, हमें कैसे ही पता लगेगा कि ये इस खास सिस्टम के अंदर इनमें कोहेरेंसी भी है कि नहीं है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक समझने के बहुत मसाइल हमारे सामने आते हैं, ठीक है। और जब हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और हमने छोटी छोटी इंट्रिकसीज को देखना है, छोटे छोटे मसाइल को देखना है, तो हम किस तरीके से देखेंगे कि ये सिस्टम अपनी ज़ात में भी कोहेरेंट है कि नहीं है? तो अगर आपने उसको प्रूव करना है ना, मिसाल के तौर पे फिजिक्स अगर कैलकुलस को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं करती? यानी उसके फिलोसफी ऑफ फिजिक्स का क्या काम है? यानी क्वांटम मैकेनिक्स अगर है, जो कि खास तौर पे फिजिक्स का मौजू है, तो फिर आप जो है वो फिलोसफी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की क्यों बात करते हैं? क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये ठीक है भी कि नहीं है। वैसे ही हवा में तो कोई तीर नहीं चला रहा। तो दूसरा काम ये है कि जो प्रूफ बेस्ड वर्क है ना, उसके लिए आपको फिलॉसफी की मदद चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर कैलकुलस अपनी बुनियादें चाहता है तो वो कहाँ से लेगा? वो रियल एनालिसिस से लेगा। रियल एनालिसिस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिसका काम ही ये है कि जो कैलकुलस के अंदर हम मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं उनकी प्रूफ बेस्ड स्टडी कीजिए उस चीज़ की, ठीक है। और फिर यही तमाम चीज़ें फिर हमारी इस्तेमाल होती हैं। मतलब कि जो रियल एनालिसिस की जो प्रूफ बेस्ड कैलकुलस को करेगा, ये रियल एनालिसिस वो किस बुनियाद पे करेगा? वो करेगा आपका मैथमेटिकल लॉजिक की मदद से, मैथमेटिकल लॉजिक की मदद से, सेट थ्योरी की मदद से, टाइप थ्योरी की मदद से, और अब तो कैटेगरी थ्योरी भी आ गई। उसको भी हम देखेंगे जब हम बात करेंगे। तो फिलॉसफी के ये दो काम है। इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने अपने दिमाग में बिठाना है कि फिलॉसफी का ये काम है, और हम जब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम फिलॉसफी की कदर कर सकें। और मतलब कि ये तो सिर्फ मैंने दो बताए नहीं, इसके अलावा मजीद भी बहुत से काम है फिलोसफी के, ठीक है। यानी जो ट्रेडिशनल फिलोसफी है जिसके अंदर हम वजूद की माहियत के बारे से बात करते हैं, लेकिन अभी ये जो दो फॉर्म्स मैंने आपके सामने रखी हैं वो डायरेक्टली रखी हैं कि जो आगे हमारा फिर मौजू है, जो आगे हमने बात करनी है उस हवाले से। तो अभी मेरे ख्याल से कोई 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो हमने अभी ये डिस्कस कर लिया। अब कोशिश ये होगी कि अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स और जो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर लैंग्वेज, एक्सियम्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, और इनमें डिस्टिंक्शन क्या है, और ये तीन जो हमने यानी यहाँ पे लिखे हैं पार्ट, इन्हीं का ही ताल्लुक है आपकी मैथमेटिकल लॉजिक सेट थ्योरी के साथ। तो कौन कौन से हिस्से हैं कि जो मैथमेटिकल लॉजिक बात करती है, कौन से हैं जो सेट थ्योरी, और इनमें और असल में इनका हमने ताल्लुक बनाना है यानी लैंग्वेज, रूल्स और एक्सियम्स का, कि इनमें से कुछ पार्ट हैं कि जो जैसे मैंने कहा मैथमेटिकल लॉजिक के साथ आएंगे, कुछ पार्ट्स आएंगे सेट थ्योरी के साथ, और इनका फिर हम रिलेशन कायम करेंगे गोडेल के कंप्लीटनेस थ्योरम के साथ और गोडेल के जो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है, ठीक है। तो क्योंकि दरअसल जो गोडेल है या जो गोडेल ने जो है वो दरअसल फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को साबित किया, और हम दरअसल अगली एक साथ में हिरार्कीज ऑफ मॉडर्न लॉजिक को भी देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक है, प्रेडिकेट लॉजिक है, और देखेंगे इसके ऊपर काफ़ी बात होगी। उसके बाद फिर हम जो मेन मेन फिलोसफर्स हैं उनको देखेंगे। जाहिर बात है अगर आपने आर्काइवल वर्क पढ़ना है तो उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर कोई 100 से ज़्यादा छोटे बड़े फिलोसफर्स हैं कि जिनके ऊपर इसने बात की है, लेकिन हम मेन मेन फिलोसफर्स पे बात करेंगे जो मैथमेटिशियंस हैं, और जदीद अहद में किस तरीके से चीज़ें अब बन रही हैं, और उसको फिर हम रिलेट करेंगे अपने जो हमारा टीचर है,
हेगल के साथ कि हेगल इसके अंदर क्या डेवलपमेंट ला सकता है। और मेरा तो मानना ये है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हेगेलियन लॉजिक से मदद मदद लेना नागुज़ीर है। और उसके बाद फिर हम, ये मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट्स लिखी हैं कि जिनकी मदद से हम जो है वो अ, मैंने मिसालें एक की लिखी हुई हैं अपने पास, क्योंकि कल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था। कल मैं इसीलिए नहीं कर सका क्योंकि वो फिर मैं अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखता तो वो उसके लिए बहुत सा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो मैंने ये सारी लिख के रखी हुई है कि जिसके अंदर हम बगैर किसी भी समझ लेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बगैर हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और गोडेल के जो कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है उनको देखेंगे, और फ्रीगे को देखेंगे, तो बाकी बातों को। तो ये आप समझ लेंगे एक तरीके का हमारा इंट्रोडक्शन भी है। और मैंने आपको जो फिलॉसफी के दो बुनियादी हवाले बता दिए उनको जहन में रखना ज़रूरी है, ताकि हम फिर कल इस पर या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और फिर हम इस पर तफसीली बात करेंगे। ठीक है, तो उस तब तक के लिए आप फिर अ, मुझे इजाज़त दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।